Hi everyone. Hi. 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 Good, good, good. How are you? Good, good, good. Okay. Are you ready to learn the chapter? This is first chapter, that is preliminary of CRPC और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि 2023 में बिल पास हो गया। अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन होने वाला है। इसलिए हम सीआरपीसी तो पढ़ ही रहे हैं, उसके साथ साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को भी साथ लेके चलेंगे, ताकि अगर कल नोटिफिकेशन आ गया और लागू हो गया तो हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अंडरस्टूड? साथ में लेके चलें। ठीक ठीक। ओके, चलो करते हैं। चैप्टर 1 में आपका आता है प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी सभी एक्ट जब भी पढ़ेंगे, प्रिलिमिनरी एक चैप्टर होता ही होता है, क्योंकि इसमें बेसिक चीजें डिस्कशन कर दिया गया, जैसे कि आपका सब टाइटल और एक्सटेंड टू कमेंसमेंट, कैसे किधर लागू होता है, ये क्या है एक्ट, ये पूरा भारत में लागू हुआ है कि नहीं है, स्टेट में लागू हुआ है कि नहीं है, हर एक्ट में ये होता ही होता है। तो प्रिलिमिनरी पढ़ लेते हैं। जैसे कि हम सेक्शन 1 ऑफ सीआरपीसी पढ़ेंगे, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड ऑफ कमेंसमेंट। सिमिलरली बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 2, जो कि मोस्टली हर एक्ट में सेक्शन 2 डेफिनेशन होता है, तो सिमिलरली सीआरपीसी में भी डेफिनेशन है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी डेफिनेशंस है। तो सेक्शन 3 कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस, कौन सा रेफरेंस में क्या क्या आएगा वो डिटेल में सेक्शन पढ़ेंगे। तो मैं खाली चार्ट बता देता हूं आपको कि सीआरपीसी के हिसाब से और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के हिसाब से कुछ चेंजेस है या नहीं है, कौन सा सेक्शन में क्या आता है, और डिटेल सेक्शन अभी हम पढ़ने वाले हैं। पहले चार्ट समझा दूं, फिर डिटेल एक एक सेक्शन पे जाएंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे। सबका अगर सब सेक्शन होगा तो उसको भी डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन 3 कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस हो गया। इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस कोई चेंजेस नहीं है सेक्शन नंबर में। तो फोर्थ देखेंगे। फोर्थ, भारतीय नागरिक सुरक्षा के संहिता के हिसाब से ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर बीएनएस, मतलब भारतीय न्याय संहिता, जो कि आईपीसी एंड अदर लॉज। तो सिमिलरली सेक्शन 4 ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर आईपीसी एंड अदर लॉ, जो कि सीआरपीसी के हिसाब से, अभी हम सीआरपीसी ही पढ़ रहे हैं, जो कि आईपीसी भी एग्जिस्ट करता है। तो जब भी चेंज होगा वो 3 एक्ट चेंज हो जाएगा, जैसे कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, आईपीसी एंड एविडेंस एक्ट। इट विल बिकम्स बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और साक्ष्य अधिनियम जो एविडेंस एक्ट आता है, द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और जो थर्ड आता है आईपीसी भारतीय न्याय संहिता हो जाएगा। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट सेविंग्स होता है 5 सेक्शन सेविंग्स, इसका भी 5 सेक्शन में सेविंग्स होता है, इसका भी 5 सेक्शन में सेविंग होता है। सेविंग में इसमें अल्टरनेटिव क्या देते हैं, क्या दिया जाना चाहिए, वो सभी में डिस्कशन करेंगे। चलो अभी स्टार्ट करते हैं डिटेल सेक्शन वाइज स्टडी। लेट्स स्टार्ट। अभी हम स्टार्ट करते हैं द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में जो बिल पास हो गया, अभी आने वाला है नोटिफिकेशन, जो कि लागू हो जाएगा। और उसके साथ साथ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो कि 1973 अभी चालू है, उसको डिटेल में जानते हैं। तो पहले चैप्टर से ही स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी स्टार्ट होता है। सेक्शन 1 स्टार्ट करते हैं, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के हिसाब से भी सेक्शन 1 और सीआरपीसी के हिसाब से भी सेक्शन 1। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, ये क्या होता है देख लेते हैं। ये जो सेक्शन 1 रहता है ना, डिटेल ऑफ एक्ट को डिस्क्राइब करता है, क्या कैसे होगा कैसे नहीं होगा।
देख लेते हैं प्रोविजन के हिसाब से। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अभी जो बिल पास हुआ 2023 में पास हुआ। द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता जो सीआरपीसी है, अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 9, 11, 12 thereof। चैप्टर 9 जो बोलता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द प्लेस एंड फॉर गुड बिहेवियर। चैप्टर 11 बोलता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। चैप्टर 12 बोलता है प्रिवेंशन एक्शन ऑफ पुलिस। ये जो 3 चैप्टर को छोड़ के बाकी सभी चैप्टर में लागू होगा, लेकिन ये 3 चैप्टर में लागू नहीं होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये जनरली लॉ एंड ऑर्डर है। shall not apply to the state of Nagaland, to the tribal areas, but the concerned state government may by notification apply such provisions or any of them to the whole or part of the state of Nagaland or such tribal area as the case may be, with such supplemental, incidental or consequential modification may be specified in the notification। तो ये बोलता है ये कहाँ अप्लाई नहीं होगा, इसको ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। ये बोलता है कि स्टेट ऑफ नागालैंड में ये अप्लाई नहीं होगा, तो द ट्राइबल एरिया में ये अप्लाई नहीं होगा, लेकिन बट द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इसको लागू कर सकता है, या तो इसका कुछ पार्ट भी लागू कर सकता है। तो ये रहा हमारा सेक्शन 1 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और सीआरपीसी में भी सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट कम टू सेक्शन 2। हर एक्ट का सेक्शन 2 जो कि डेफिनेशंस होता है। डेफिनेशंस पहला सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में है, इन द संहिता अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। क्या जरूरत है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स audio video electronic means shall include use of any communication device for the purpose of video conferencing, recording of a process of identification, search and seizure or evidence, transmission of electronic communication, and for such other purposes and by such other means as the state government may by rule provide। इसमें एक समझ लीजिए, हमेशा स्टेट गवर्नमेंट की बात बोलता है, ये ध्यान में रखिए। लॉ एंड ऑर्डर जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, इसलिए हमेशा स्टेट गवर्नमेंट को रेफर करता है। समझ गए? इसके ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक जो है ना, सीआरपीसी में नहीं है, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में है। इतना क्लियर हो गया? तो ये जो कम्युनिकेशन डिवाइस है, पर्पस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, आइडेंटिफिकेशन के लिए, सर्च एंड सीजर ऑफ एविडेंस, तो इसको एविडेंस के हिसाब से लिया जा सकता है। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये जो सभी जो डिवाइस का कारोबार है, ये सभी वीडियो यानी कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक में आता है। नेक्स्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 1B बेलेबल ऑफेंस, ये सीआरपीसी के हिसाब से सेक्शन 2A में आता है। तो बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस व्हिच इज नोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल or which is made available by any other law for the time being in force, and non-valuable offense means any other offense। जो वेलेबल ऑफेंस वही है जो फर्स्ट शेड्यूल में वेलेबल लिखा हुआ है, तो फर्स्ट शेड्यूल में जो नॉन वेलेबल लिखा हुआ है वो नॉन वेलेबल है। देख लेते हैं फर्स्ट शेड्यूल।
क्या है। फर्स्ट शेड्यूल का एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखो कोड, जो कि पहला कोड है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दूसरा है सीआरपीसी के हिसाब से। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के हिसाब से सेक्शन 120 सबसेक्शन 1, जो कि ऑफेंस क्या है, वॉल्यूंटरीली कॉजिंग हॉट और ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन not intending to hurt any other than the person who gave the provocation। तो इसका पनिशमेंट क्या है, इम्प्रिजनमेंट फॉर ए 1 month और फाइन ऑफ ₹5,000 और बोथ। ये कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, ये नॉन कॉग्निजेबल है। बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, इधर बेलेबल है, यानी फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल है तो समझ लेना सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 बी में बेलेबल है, और सीआरपीसी के हिसाब से सेक्शन 2A में बेलेबल है। ये कौन सा कोर्ट ट्राइबल है, ये मजिस्ट्रेट का है। ये सीआरपीसी के हिसाब से भी देख लेते हैं। सेक्शन 334 बोलता है वॉल्यूंटरीली कॉजिंग हॉट ऑन ग्रेव and sudden provocation not intending to hurt any other than the person who gave the provocation। ये सेम ऑफेंस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के हिसाब से जो है वही है सीआरपीसी के हिसाब से, लेकिन पनिशमेंट में थोड़ा ध्यान दीजिए। इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 month और फाइन ऑफ ₹500 और बोथ, लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 5,000 और बोथ, इतना खाली फर्क है, बाकी सब सेम है। समझ में आया, क्लियर, ठीक। नेक्स्ट सी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 सी, चार्ज, सीआरपीसी के हिसाब से 2B। चार्ज includes any head of a charge when the charge contains more heads than one। इसमें आपको समझना पड़ेगा 1 और more than 1 जो होता है वो चार्ज होता है। तो चार्ज, जो चार्जशीट फाइल करते हैं वो सारे चार्जेस लिखा रहता है। पुलिस जो चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइल करते हैं उसमें सारे जो चार्जेस रहता है, जो जो ऑफेंस का सेक्शन लगता है वो मोर देन 1 होना चाहिए। जैसे कि कोई ऑफेंस कमिट रॉबरी करता है, जाता है घर के अंदर घुसता है, रात को घुसता है या तो दिन में घुसता है, वो सेक्शन ट्रेसपास का सेक्शन लगता है। एक जन जाते हैं या अनेक जन जाता है, अनेक जन जाते हैं तो 34 सेक्शन लग जाता है, और रॉबरी करते हैं, किसी को छीनते हैं, ले लेते हैं सामान, तो 392 सीआरपीसी के हिसाब से लग जाता है। इसमें मोर देन 1 चार्जेस हो गया तो ये सभी चार्जेस में जाएगा। नेक्स्ट आओ केस, कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स ए केस इन विच ए पुलिस ऑफिसर में in accordance with the first schedule or under any other law for the time being in force arrest without warrant। इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस या तो कॉग्निजेबल केस होता है जिसमें पुलिस विदाउट वारंट में अरेस्ट कर सकता है। और ये फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से, जैसे हमने देखा इधर इसमें देखेंगे ना, ये फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से जो कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल है, इसमें कॉग्निजेबल होना जरूरी है, तो इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। नेक्स्ट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1E ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सेक्शन 2D ऑफ CRPC, कंप्लेंट। कंप्लेंट मीन्स एनी allegation made orally or in writing to the magistrate with a view to his taking action under this Sanghita, that some person, whether known or unknown, has committed an offense but does not include a police report। इसमें वो स्ट्रेट बोल रहा है कि ये जो कंप्लेन होता है मैजिस्ट्रेट के पास फाइल होता है, इतना तो समझ गया।
ये पुलिस रिपोर्ट नहीं हो सकता। पुलिस रिपोर्ट जिसको चार्जशीट बोलते हैं वो नहीं हो सकता, लेकिन क्या हो सकता है, जो मजिस्ट्रेट के पास ओरली और राइटिंग में फाइल करेगा, जो इस एक्शन रिक्वायर होगा वो पर्सन को जो ऑफेंस किया है उनके खिलाफ कंप्लेन होगा, उनको पनिशमेंट देने के लिए। एक्सप्लेनेशन में देता है, ए रिपोर्ट मेड बाय ए पुलिस ऑफिसर इन ए केस विच डिस्क्लोज आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द commission of a non-cognizable offence shall be deemed to be a complaint, and the police officer may whom such report is made shall be deemed to be a complainant। जो कंप्लेन करता है उसको कंप्लेनेंट बोलते हैं। और ये जो पुलिस ऑफिसर जो रिपोर्ट अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, shall be deemed to be a complaint, इसको कंप्लेन ट्रीट किया जाएगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1F ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये सीआरपीसी में नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये सीआरपीसी में इसका डेफिनेशन नहीं है, बट इसमें है, तो हम पढ़ ही लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन्स द कम्युनिकेशन ऑफ एनी written, verbal, pictorial information or video content transmitted whether from one person to another, from one device to another, or from a person to a device, or from a device to a person by means of an electronic device, including but not limited to a phone, a mobile or a cellular phone, or other wireless telecommunication device, or a computer, or audio video players and cameras, or any other electronic device or electric form as may be specified by notification by the central government। इसको ध्यान देना, ये सीआरपीसी में नहीं है, ये नया चीज है जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में है। ये बोलता है जो कम्युनिकेशन होता है, राइटिंग, वर्बल, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन और वीडियो कंटेंट ट्रांसमिटेड, ये जो भी राइटिंग मतलब ईमेल करते हो, ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो गया। व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो गया। पिक्टोरियल जो एक कार्टून बना के एक्सप्रेस कुछ करते हैं वो हो गया। और इंफॉर्मेशन और वीडियो कंटेंट डालते हैं वो हो गया। ये सारे इंसान टू डिवाइस को हो या डिवाइस टू इंसान को हो या डिवाइस टू डिवाइस को हो, ये सारे नॉट लिमिटेड टू टेलीफोन, ये टेलीफोन भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, सेलुलर फोन भी हो सकता है, वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, ऑडियो वीडियो प्लेयर भी हो सकता है, कैमरा भी हो सकता है, ये सारे आ जाएगा। और इसके अलावा जो लिस्ट में नहीं है, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो भी हो सकता है, जो कि अगर वो नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो। इसमें समझ में आ गया। अभी हाई कोर्ट देखते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1G ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और सेक्शन 2E ऑफ सीआरपीसी। ओके, हाई कोर्ट बोलता है, हाई कोर्ट मीन्स इन रिलेशन टू एनी स्टेट the High Court for the state, in relation to a union territory to which the jurisdiction of a High Court for a state has been extended by law, that High Court. In relation to any other union territory, the highest court of criminal appeal for a territory other than Supreme Court of India। हाई कोर्ट समझ में आ गया। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, सिंपल। इंडिया मीन्स द टेरिटरीज टू विच दिस संहिता और सीआरपी एक्सटेंड्स। जहां जहां से ये संहिता लगता है उसको इंडिया बोल सकते हैं। ये हो गया सेक्शन 2 सबसेक्शन 1H
ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और सेक्शन 2F ऑफ सीआरपीसी हो गया इंडिया। नेक्स्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 1I इंक्वायरी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के हिसाब से, और 2G ऑफ सीआरपीसी इंक्वायरी मीन्स every inquiry other than a trial conducted under this संहिता by the magistrate or court। ट्रायल नहीं हो सकता, उसको छोड़ के बाकी जो है वो इंक्वायरी हो सकता है, जो कि मैजिस्ट्रेट और कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन या तो ऑर्डर दिया गया हो। नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्टिगेशन। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1J इन्वेस्टिगेशन ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सेक्शन 2H ऑफ सीआरपीसी includes all the proceedings under this संहिता CRPC for the collection of evidence conducted by a police officer or by any person other than a officer other than a magistrate who is authorized by magistrate in this behalf। क्या बोलता है? इन्वेस्टिगेशन मीन्स प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता, जो भी सीआरपीसी के हिसाब से हो या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के हिसाब से हो, जो एविडेंस कलेक्शन करते हैं उसको इन्वेस्टिगेशन बोला जाता है। वो जो भी एक्ट के हिसाब से एक्सप्लेनेशन वेयर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ ए स्पेशल एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विथ द provisions of this संहिता, the provisions of special act shall prevail। इसमें कॉन्ट्राडिक्शन रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ स्पेशल एक्ट है, जैसे पोस्को है, मनी लॉन्ड्रिंग है, ये सारे स्पेशल एक्ट हैं। अगर ये स्पेशल एक्ट और संहिता कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो प्रिवेल कौन करेगा? स्पेशल एक्ट करेगा। अंडरस्टूड? गुड। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1K ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और सेक्शन 2I ऑफ सीआरपीसी जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग in the course of which evidence is or may be legally taken on oath। जुडिशियल प्रोसीडिंग जो होता है, वो प्रोसीडिंग जो कोर्स होता है, एविडेंस को लेके आता है, जैसे विटनेस आके क्रॉस एग्जामिनेशन, ये सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग होता है। ये ओथ लेने के बाद शुरू होता है, प्रतिज्ञा लेने के बाद शुरू होता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1L ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से लोकल जुरिस्डिक्शन। सिमिलरली सेक्शन 2J ऑफ सीआरपीसी से लोकल जुरिस्डिक्शन इन रिलेशन टू ए कोर्ट और मैजिस्ट्रेट मीन्स द लोकल एरिया विदिन which the court or magistrate may exercise all or any of its or his power under this Samhita or CRPC, and such local area may comprise the whole of the state or any part of the state as the state government may by notification specified। लोकल एरिया जिसको टेरिटरी या जुरिस्डिक्शन बोलते हैं, ये एरिया ये कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। बॉम्बे में बहुत सारे कोर्ट है, जैसे सिटी सिविल कोर्ट 3 है, एक सिटी सिविल कोर्ट हाई कोर्ट के पास है, एक डिंडोसी में है और एक मजगांव में है। तो ये जो एरिया डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कौन कौन से कोर्ट को जाएगा, तो इसी तरह का जो भी अंडर में कोर्ट के अंडर में आता है वो नोटिफिकेशन कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करता है। आज आई सेड द लॉ एंड ऑर्डर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1
एम ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड और सेक्शन 2L of CRPC, non-cognizable offense means an offense for which, and non-cognizable case means a case in which a police officer has no authority to arrest without warrant. ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ से आ गया, कैसे पता चलेगा? शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल में जो लिख देता है, अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो वो नॉन कॉग्निजेबल है, कॉग्निजेबल है तो कॉग्निजेबल है। फर्स्ट शेड्यूल में हमको पता चल जाएगा ये। तो ये हो गया। इसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है तो पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकता, पुलिस को अथॉरिटी नहीं है अरेस्ट करने के लिए। इतना समझ में आ गया। ऑन द अदर हैंड, सुप्रीम कोर्ट हैज सेवरल जजमेंट सेड दैट इवन इफ कॉग्निजेबल ऑफेंस बिलो 7 years punishment, you have to be served the notice under section 41A of CRPC। तो वैसा प्रोसीजर पुलिस वालों को फॉलो करना पड़ता है। Whereas cognizable offense is arrest, given authority to arrest the accused without warrant, but the Supreme Court has given a judgment, hence it has to be obeyed by the police investigation officer. Next, section 2 subsection 1N of Bharatiya Nagarika Suraksha Samhita says notification. Similarly, section 2M of CRPC says notification means a notification published in the official gazette, whether central government, whether state government or local authority like municipality or gram panchayat etc. The official gazette में जो दे दिया गया वो नोटिफिकेशन हो गया। जैसे हमारा जो अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ रहे हैं वो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ, यानी कि ऑफिशियल गेजेट में आया नहीं है। जिस दिन आएगा उसी दिन से लागू हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1O ऑफेंस। सिमिलरली सेक्शन 2N of a CRPC offense means any act or omission made punishable by any law for the time being in force and includes any act in respect of which a complaint may be made. ऑफेंस किसको बोला जाएगा? जो एक्ट या ओमिशन पनिशेबल किसी भी लॉ के हिसाब से हो उसको हम ऑफेंस बोलेंगे। इतना समझ में आएगा। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1P ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, section 2O of CRPC includes when the officer in charge of the police station is absent from the station house or unable from illness or other cause to perform his duty, the police officer present at the station house who is next in the rank to such officer and is above the rank of constable, or when the state government directs any other police officer to present। क्या हो गया? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो OIC बोलते हैं, अगर वो नहीं है, किसी भी कारणवशत वो एब्सेंट है, या तो इलनेस के कारण या तो कुछ हो गया उनको, वो एब्सेंट है, आ नहीं पाएंगे, वो कौन होगा? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। उनके नीचे का जो पदाधिकारी होगा वो चार्ज ले लेंगे उस दिन के लिए, या तो उस वक्त के लिए, वो जितना दिन भी वो एब्सेंट होंगे। और ये जो रैंक है ये कांस्टेबल से ऊपर होना चाहिए। अगर नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ डायरेक्शन होगा तो ये होना चाहिए, तो वो भी हो सकता है। समझ गया?
सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 पी ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता समझ गया? गुड। नेक्स्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्यू ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्लेस और सेक्शन 2 पी ऑफ सीआरपीसी प्लेस includes a house, building, tent, vehicle and vessels. ये सब प्लेस ऑफेंस, प्लेस ऑफ ऑफेंस बोलते हैं ना, तो वो प्लेस कैसे डिफाइन करेंगे? कुछ भी हो सकता है, हाउस हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, टेंट हो सकता है, व्हीकल हो सकता है, वेसल्स हो सकता है, गार्डन हो सकता है, सिटी हो सकता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ओके। नेक्स्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 आर ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड और सेक्शन 2 क्यू ऑफ सीआरपीसी says pleader. Pleader means when used with reference to any proceeding in any court means an advocate or a person authorized by or under any law for the time being in force to practice in such court and includes any other person appointed with the permission of the court to act in such proceeding. प्लीडर कौन सकता है? जो प्लीड करता है वो प्लीडर है। प्लीड कौन करता है? एक तो जिसका लाइसेंस है, जैसे हम लोग एडवोकेट कर सकते हैं। अगर एडवोकेट नहीं है, इन पर्सन है, तो कोर्ट का परमिशन लेके अगर वो प्रैक्टिस करता है तो वो भी प्लीडर हो सकता है। उसके अलावा अगर स्टेट गवर्नमेंट ने किसी को परमिशन दिया हुआ है तो वो भी प्लीडर हो सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एस ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से पुलिस रिपोर्ट और सेक्शन 2 आर ऑफ सीआरपीसी says police report means a report forwarded by a police officer to a magistrate under subsection 1 of section 176 of Bharatiya Nagarika Suraksha Samhita, which says procedure of investigation and filed under section 173 subsection 2 of CRPC. तो पुलिस रिपोर्ट जिसको चार्जशीट बोलते हैं, ये फाइल कभी कभी होता है, ये प्रोविजन के द्वारा सीआरपीसी का 173 सबसेक्शन 2 के द्वारा होता है, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 176 के हिसाब से चार्जशीट फाइल होता है, जो पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं। पुलिस स्टेशन किसको बोलेंगे? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 टी ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेज और एंड सेक्शन 2s of the CRPC says police station means any post or place declared generally or specially by the state government to be a police station and includes any local area specified by the state government in this behalf. तो उसको बोलेंगे जो स्टेट गवर्नमेंट ने जिसको भी जो प्लेस को नोटिफाई किया ये पुलिस स्टेशन है, तो उसको पुलिस स्टेशन बोला जाएगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 यू ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड और सेक्शन 2 यू ऑफ सीआरपीसी Public prosecutor means any person appointed under section 18 of Bharatiya Nagarika Suraksha Samhita और 24 of CRPC उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलेंगे, जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये सेक्शन में 24 में सीआरपीसी में बोलता है और 18 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बोलता है। नेक्स्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 वी ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सिमिलरली सेक्शन 2 वी ऑफ सीआरपीसी
सब डिवीजन, डिवीजन और सब डिवीजन। सब डिवीजन मीन्स ए सब डिवीजन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट इज ए डिवीजन, उसको अगर 2-4 पार्ट कर देते हो तो वो सब डिवीजन बोलते हैं। कलेक्टर इज द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन जितना भी होगा वो उनको 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, तो उसको सब डिवीजन बोला जाएगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 W of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता says summons case, section 2W of CRPC also says summons case means a case relating to an offense and not being a warrant case. There are 2 type of cases, one is summons, another is warrant। जो वारंट केस नहीं होगा उसको समन्स केस किया जाएगा, तो उसमें कोर्ट समन्स भेजेंगे कि आप आके ये प्रोसीडिंग करो। फिर वो वारंट केस किस किस सिचुएशन में होगा तो वो अलग, जब वारंट केस पढ़ेंगे तो हम बताएंगे। विक्टिम, victim means a person who has suffered any loss or injury caused by reason of act or omission for which the accused person has been charged and includes the guardian of legal heirs of the victim। विक्टिम मतलब इतना समझ लो, जो लॉस बियर करता है या तो इंजुरी होता है उसको हम विक्टिम करते हैं। अगर विक्टिम का देहांत हो गया, उनका जो भी लीगल हायर रहेगा तो वो विक्टिम बन जाएगा, सिंपल। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एंड section 2X of CRPC says warrant case। Warrant case means a case relating to an offense punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding 2 years। 2 साल से ज़्यादा अगर पनिशमेंट है तो इसको वारंट केस बोला जा सकता है। Then section 2 subsection 1 is complete, definition is completed। और अभी section 2 subsection 2 of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता says words and expression used herein and not defined but defined in the भारतीय न्याय संहिता 2023 IPC जिसको बोलते हैं and Information Technology Act 2000 have the meaning respectively assigned to them that act and संहिता। जो इसके हिसाब से जो भी हमने पढ़े हैं, जो डेफिनेशन, ये जो ऑफेंस सेक्शन ऑफेंस का एक्ट है, इसके हिसाब से ये इंफॉर्मेशन लिया जाना चाहिए। देन फॉलोइंग डेफिनेशंस हैज नॉट कंसिडर एज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि सीआरपीसी में है लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में नहीं लिया गया। सेक्शन 2K ऑफ सीआरपीसी says metropolitan area। metropolitan area means any area declared or deemed to be declared under section 8 of CRPC to be a metropolitan area। ये उसमें नहीं था लेकिन इसमें है सीआरपीसी में। और टी प्रेस्क्राइब्ड, ये वर्ड जिसका डेफिनेशन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में नहीं दिया गया, लेकिन क्या दिया गया, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कम्युनिकेशन दिया गया और एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी दिया गया। नया 2 उधर ऐड कर दिया गया, ये दोनों को हटा दिया गया। प्रेस्क्राइब्ड मीन्स प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल मेड अंडर दिस कोड। जो भी रूल होता है उसका इसमें जो रूल बनता है उसको ही प्रेस्क्राइब बोलते हैं। सेक्शन 3 जो कि सीआरपीसी के हिसाब से भी है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के हिसाब से है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस। सबसेक्शन 1 unless the context otherwise requires
any reference in any existing law to a magistrate of first class or a magistrate of the second class shall, in relation to any area, be constructed as a reference to a judicial magistrate of the first class or judicial magistrate of the second class, as the case may be, exercising jurisdiction in such area. यानी कि ये सिंपली बोल रहा है जो जो एरिया जुरिस्डिक्शन है उसी उसी एरिया के हिसाब से आप काम करेंगे. सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? वेयर अंडर एनी लॉ अदर देन द संहिता द फंक्शंस एक्सरसाइजेबल बाय द मैजिस्ट्रेट रिलेटिंग टू द मैटर ए which involves the appreciation or shifting of evidence or the formulation of any decision which expose any person to any punishment or penalty or detention in custody, depending investigation, inquiry or trial, or would have the effect of sending him for trial before any court, they shall, subject to the provision of this Sanghita, be exercisable by the judicial magistrate. ये सारे जो चीज़ें हैं जो भी होगा ये पावर में है मजिस्ट्रेट की, इनके पावर इनका ऑर्डर के हिसाब से वो होगा. जो भी इन्वॉल्व है इसके शिफ्टिंग का बोलो एविडेंस को, या तो एविडेंस को शिफ्टिंग पुलिस कर ही नहीं सकते जब तक ऑर्डर नहीं देगा मजिस्ट्रेट. कुछ फॉर्मुलेशन बोलो, कुछ डिसीजन जो कि लेना है, ये सभी मजिस्ट्रेट के अंडर में आता है. और which are administrative or executive in nature, such as the granting of a license or suspension or cancellation of a license, sanctioning a prosecution or withdrawing from a prosecution, they shall, subject to the provision of clause A, be exercisable by executive magistrate. तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो होते हैं तो वो लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, और मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो होते हैं जेएमएफसी वो ओनली जुडिशियरी देखते हैं. तो इसलिए वो उनके जुरिस्डिक्शन में आता है. देन सेक्शन 4 सिमिलर टू सीआरपीसी एज वेल एज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और अदर लॉ और सीआरपीसी जो भी हो. ऑल ऑफेंस अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023 साल बी investigated, inquired into, trial and otherwise dealt with according to the provision hereafter contained. जो ऑफेंस का सेक्शन होता है भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी है, वो उसका जो भी ट्रायल होगा उसके लिए ये प्रोसीडिंग यही सीआरपीसी जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के हिसाब से होगा. All offense under any other law shall be investigated, inquired into, trial and otherwise dealt with according to the same provisions, but subject to any enactment for the time being in force regulating the manner or place of investigating, inquiring into, trying or otherwise dealing with such offenses. ये और दूसरा भी कुछ है, अगर भारतीय न्याय संहिता छोड़ के दूसरा भी कुछ है तो भी ये सीआरपीसी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होगा. नेक्स्ट कम टू सेक्शन 5 ऑफ सीआरपीसी एज वेल एज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. ये सेक्शन 1 to 5 देयर इज नो चेंजेस एज सच. जो छोटा छोटा जो चेंजेस डेफिनेशन में 2 ऐड हुआ 2 निकाल दिया ऐसा सब है. नथिंग कंटेन्ड इन दिस संहिता और सीआरपीसी साल in the absence of specific provision to the contrary
affect any special or local law for the time being in force, or any judicial or any special jurisdiction or power conferred, or any special form of procedure prescribed by any other law for the time being in force. सेविंग में क्या बोलता है, ये अगर ये संहिता किसी के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करता है कुछ स्पेशल लॉ, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट का लॉ हो, या तो स्पेशल लॉ जैसे पोक्सो हो, या तो मनी लॉन्ड्रिंग हो, ये इसमें अगर लोकल लॉ कुछ है म्यूनसिपैलिटी का या तो स्टेट गवर्नमेंट का, ये अगर टाइमिंग के लिए है स्पेशल जुरिस्डिक्शन बाद पावर कन्फर्ड, any special from the procedure prescribed by any other law for the timing, वो लॉ सस्टेन करेगा. अभी हम डिटेल पढ़ लिए हैं. अभी किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे. कोई भी किसी को भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वो मैं इमीडिएटली आपको आंसर कर दूंगा, ताकि ये चैप्टर जो है पहला चैप्टर, देखो ये फंडामेंटल क्लियरेंस के लिए बहुत ही जरूरी है. जब डेफिनेशन ही समझ में नहीं आएगा, या तो ये किधर लागू होता है, इसका एक्सटेंशन क्या है, ये समझ में नहीं आएगा, या तो ये रेफरेंस कैसे कैसे देता है, किसको जोड़ के, ये समझ में नहीं आएगा, तो आगे जितना भी पढ़ेंगे खाली याद रखने के काम आएगा, समझने की काम थोड़ा कम आएगा. इसलिए ये फंडामेंटल क्लियर कर लीजिए ताकि आपको आगे जाके कोई भी तकलीफ नहीं होगा. एक वर्डिंग मिला जो आप, हाँ ये तो सेक्शन 2 में हमने पढ़े थे, ऑटोमेटिक रिकल हो जाएगा. ये जो ऑटोमेटिक रिकल है ना, समझना बोलते हैं, समझ गए थे बोल के आपको रिकल हो रहा है, नहीं तो उसको फिर वापस पढ़ना पड़ेगा. चलो स्टार्ट करो. क्या ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, ये नया डेफिनेशन में ऐड हुआ है. सेक्शन 2 सबसेक्शन 2A में आता है ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन, जो कि हमारा जो भी कम्युनिकेशन करते हैं पहले इसको ध्यान में नहीं रखा गया था. ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट हैज stated in many judgment that it should be accepted as a evidence, hence we are accepting. But whenever the act has amended in 2018 also, that audio video communication has not been included in definition. Now when the Bharatiya Nagarika Sanhita has been introduced, audio video recording, it is a part of evidence. Whether, suppose I am giving you an example, suppose some message or mail comes to from your mail to my mail, so that the evidence act जो है वो 65B के हिसाब से मुझे एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि ये जो मिला हुआ है मेरे डिवाइस में ये आज यूजुअल है और इसको हम डिवाइस सबमिट नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं वर्थ लेता हूं कि ये सारे करेक्ट एंड सही है. तो इसके हिसाब से प्रोसीडिंग एविडेंस एक्सेप्ट हो जाता है और प्रोसीडिंग चालू हो जाता है. और ये जो कम्युनिकेशन होता है या तो इंसान टू इंसान, सपोज कॉल रिकॉर्डिंग, और या तो इंसान टू थ्रू डिवाइस, इंसान टू डिवाइस, सपोज कुछ भी आप मैसेज भेजते हो, या तो सीसीटीवी कैमरा होता है, या तो आपको फोन कैमरा होता है, ये सारे जो कम्युनिकेशन ट्रांजैक्शन है ये आ जाता है ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग में. समझ में आया? ओके, थैंक यू. नेक्स्ट, complaint. The complaint and information has a different. Information means when you are informing to the police officer to register an FIR, that is information. FIR, fast information report. Then complaint means, suppose you went to a police station and approached the police to register an FIR, whereas the police has find that this is not cognizable offense, hence it has not been registered an FIR. In that case, what is your responsibilities? You have to make your complaint in writing and submit before the
police station. So then get the acknowledgement from the police station. Thereafter we will have to go to the SP, superior of police, is SP or DYSP. So you just make a covering letter attaching with the complaint which has submitted before the police station. Then the SP has a rights to direct to the concerned police station to register an FIR and do the respective investigation. If suppose SP has failed to utilize their power, what to do? Then complaint is coming. You can file in two-way complaint. One is under section 156(3) to seeking a direction from the magistrate to register an FIR and file the investigation report. On the other hand, section 200 of CRPC, you will have to file the complaint either for the seeking direction to issue the process to the accused person, or under section 202 of CRPC, direction may be given to the concerned police station, make an enquiry on it and file the report before the magistrate. In two way magistrate can pass an order. So similarly, जब भी मैजिस्ट्रेट पास कर देगा ऑर्डर, तो वो रिपोर्ट सबमिट करेगा 202 में। अगर पुलिस रिपोर्ट सबमिट करती है, मैजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा। उधर कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा या तो नॉन कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा। उधर अगर कॉग्निजेंस लिया जाता है तो प्रोसेस इशू कर दिया जाएगा और केस चालू हो जाएगा। और अगर डायरेक्टली प्रोसेस कर दिए कॉग्निजेंस लेके, तो डायरेक्टली केस चालू हो जाएगा। ये मैजिस्ट्रेट के बिफोर आपका कंप्लेंट है, किसी भी लॉयर के थ्रू आप कर सकते हैं। एनी डाउट? रेस्ट। सेक्शन 4, ओके। सेक्शन 4 इज ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर भारतीय न्याय संहिता एंड अदर लॉज। अदर लॉ जैसे कि हम भारतीय नागरिक संहिता है, पोक्सो है, PML है, मनी लॉन्ड्रिंग का, ऐसा बहुत सारे स्पेशल लॉ भी है। उसका भी जो प्रोसीडिंग होता है ये CRPC ही रहेगा। अंडरस्टूड? जो भी अदर लॉ हो, या तो IPC हो या तो भारतीय न्याय संहिता हो, इसका जो प्रोसीडिंग कैसे करना है, ये प्रोसीडिंग यही CRPC और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रहेगा। सिंपली मीनिंग इज दिस। एनी अदर डाउट? पुलिस रिपोर्ट, ओके। पुलिस रिपोर्ट इज चार्ज शीट। चार्ज, we have read the charge. Charge means more than one offense has to be given the report in the report, that is police report. तो चार्जशीट जो फ्रेम होता है ये पुलिस रिपोर्ट बोला जाता है। इसमें सारे चार्जेस रहता है। पुलिस एविडेंस जो कलेक्ट करते हैं, तो सारे एविडेंस वो उसमें अटैच होता है और सबमिट हो जाता है, या तो मजिस्ट्रेट के पास या तो कोर्ट ऑफ सेशन के पास। एनी अदर? वेरी गुड, समझ में आ गया? ओके ओके। सेविंग्स, यू नो, अगर ये लॉ एक तरफ है, ये सेंट्रल लॉ CRPC हो या तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो, किसी भी कारणवश कॉन्ट्राडिक्ट करता है, कंट्रावेंशन करता है विथ अदर स्टेट लॉ और एनी लोकल लॉ। लोकल लॉ मीन्स म्यूनसिपैलिटी का हो सकता है, एनी अदर ग्राम पंचायत का हो सकता है। अगर कुछ नोटिफिकेशन हुआ है तो वो लॉ को अगर कॉन्ट्रावेन करता है, in that case, for the time being, in that case the local law or special law will prevail. Understood? Okay. Any other? Okay, next start करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। उससे पहले आपको बता दूं, मैं नेक्स्ट क्लास अभी CRPC का चालू हो रहा है। आप लोग तो आ गए, अगर जो छूट गए
अगर जो जो लोग नहीं क्लास में आ पाए तो उनको मैसेज कर सकते हैं, या तो कोई भी LLB LLM या तो लॉयर्स या तो जुडिशियरी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी एनरोल कर सकते हैं CRPC की क्लास के लिए। ये पूरा CRPC और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दोनों साइमल्टेनियसली पढ़ा दूंगा मैं। ये आपका डिफरेंस चेंजेस सब बता दूंगा। ये इवनिंग में 9 to 10 होता है क्लास। ये आपका 1 आवर 1 महीने के लिए क्लास होगा। इसमें सारे डाउट क्लियरिंग सेशन एंड ऑफ द क्लास लिया जाएगा। उसके बाद आपको नोट दे दिया जाएगा। उसके अलावा आपको MCQ क्वेश्चन आंसर भी पूछूंगा ताकि आपका आंसर देंगे तो आप कोड कॉम्बिनेशन रहेगा स्टडी के साथ। उसके साथ साथ हाउ टू रीड द वेयर एक्ट सेक्शन को सीक्वेंस में कैसे पढ़ना है वो ट्रिक मैं सिखा दूंगा। और उसके बाद आपको अगर कुछ डाउट है नेविगेट कैसे करना है सब्जेक्ट को और उसमें कैसे रिमेम्बर करना है तो इसमें सारे कुछ मैं सिखा दूंगा। और आपका जो फीस है वो एक्चुअली बहुत है लेकिन हमने एक 499 रखा है। 30 डेज लाइव क्लास जूम के थ्रू 1 आवर ईच और उसमें से आपको सारे डाउट क्लियरिंग मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए या तो क्लास स्टार्ट करने के लिए आप एनरोल कर लीजिए। आपको मैसेज कर दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास कभी से स्टार्ट हो रहा है। एनरोल नाउ, विल सी यू एट क्लास। थैंक यू वेरी मच।